2 पीस एग के लिए जो है ना सेक्सुअली अब्यूज हुआ था मेरा। सीसीआई तक कैसे पहुंचे? मेरी बहन ने जो है सब्जी में तेल ज्यादा डाल दिया था। मेरे स्टेप मॉम ने उनको इतना मारा ना कि मेरे से वो चीज देखा नहीं। अगर मेरे को 3 रोटी खानी है तो मुझे वो 1 रोटी से ज्यादा देती नहीं थी। मैं वहां से जो है मौका ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ। जब मैं 8 या 9 साल का, मेरा एक दोस्त था, उसके फादर जस्ट दिल्ली से वापस आए थे, तो उनके साथ आ गया। वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी उस टाइम पे। क्यों? वो चाइल्ड लेबर करवाते थे। तो क्योंकि मैं छोटा था तो और ठंड का मौसम भी था, तो मैं वहीं उसमें ही जो है यूरिन कर देता था नींद में ही। उसके लिए भी जो है मेरे को बहुत मार पड़ती थी। उन्होंने भी जो है मेरे को पार्क के दोनों साइड की जो ग्रिल होती है, ग्रिल से मेरे को ऐसे मार बांध के उसके बाद मेरे को मारा जाता था। वो समय कब आया जब आपने काले रंग से दोस्ती कर ली? जो मेरा पास्ट था वो मेरे से छूट नहीं रहा था। मैं चाहता था कि मैं मल्टीपल कलर्स को यूज करूं, बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ब्लैक कलर का ही इतना ज्यादा फॉन हो गया। कभी ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा होते? अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना एक मम्मी पापा होंगे, मेरे पास करीब 50 मम्मी पापा हैं। सीसीआई में उस दौरान की कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी भूल नहीं पाते? वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जो है बुक्स की पन्नों पे जो लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे टच करके देखता था। फिर हर साल इंडिया में कई बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और उन्हें सीसीआई यानी कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रखा जाता है। जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उन्हें केयर लीवर बनकर वहां से निकलना पड़ता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। दिस सडन चेंज मेक लाइफ आफ्टर केयर वेरी हार्ड। दैट्स व्हाई 8 स्फीयर्स ऑफ आफ्टर केयर हैव बीन आइडेंटिफाइड टू सपोर्ट देम बेटर। हाल ही में मैं भी ऐसे ही कुछ केयर लीवर्स से मिला। आज के इस पॉडकास्ट में आप कहानी सुनेंगे संघर्ष की, हिम्मत की, उम्मीद की और उनके जज्बे की। Their voices matter. I hope you will listen. Welcome to Pushka Talks. सीसीआई तक कैसे पहुंचे? मैं एक्चुअली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के एक छोटे से विलेज है जिसमें उसका नाम है सरैया रतनपुरा। ओके। मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी दादी थी, मेरी सेकंड स्टेप मॉम थी, एंड मेरे फादर जो थे वो मुंबई में थे, तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं था। बट एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरी बहन ने जो है सब्जी में तेल ज़्यादा डाल दिया था, तो उस वजह से जो है मेरे स्टेप मॉम ने उनको इतना मारा ना कि मेरे से वो चीज़ देखा नहीं गया। मैंने क्या किया कि जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है, मैंने वही उठा के एंड जस्ट मैंने मार दिया, तो उनके कान पे लगा जी। एंड उस वजह से फिर मैं वहां से भाग गया एकदम से। हालांकि मैं था गांव के अंदर ही, डर बट गए आप? उस घर में मैं कभी गया नहीं। उसके बाद पूरा दिन जो है मैं इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता था गांव में, आसपास के गांव में, पर मैं अपने उस घर में कभी नहीं जाता था। फिर एक दिन मेरी दादी ने बोला मुझे कि आप ऐसे जो है पूरा टाइम बर्बाद करते हो, इससे अच्छा है तुम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो। तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया मदरसा में एडमिशन कराया, बट वहाँ पे पढ़ाते थे उर्दू, जिसमें जो मेरे सर के ऊपर से चला जाता था, जी। जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे मैं जाता था, बट बहुत बार ऐसा होता था कि मैं वहाँ ना जाके आसपास या तो उसके पीछे चला गया खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो उन्हीं में से मेरा एक दोस्त था, उसके फादर जस्ट दिल्ली से वापस आए थे। जी। जब वो बताते थे ना कि दिल्ली में क्या है, कैसी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, तो मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी। और मेरे लिए भी जो है एक तरह से ये सपना बन गया था कि मैं ऐसे स्टेट में जाऊं जहाँ पे मैं जो है फ्रीली घूम सकूं, प्रॉपर एजुकेशन ले सकूं, एंड जो मुझे करना है वो मैं कर सकूं। तो वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि अच्छा पहले मैं दिल्ली। इस उम्र की बात होगी? ये होगा अराउंड जब मैं 8 या 9 साल का था, अच्छा। या तो उससे आपके भी लिए पहले। बिहार से बाहर निकलना ही एक नई दुनिया देखना हाँ। होगा। जी। तो जिस तरह से वो मेरे को बता रहे थे ना, तो मैं
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था। एंड मेरे को जिस दिन उन्होंने ये बोला ना कि अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको जो है अपने बेटे की तरह वहाँ पे रखूंगा, जी। मैं तुमको पढ़ाऊंगा, अच्छे स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं एग्री कर गया एंड मैं उनके साथ आ गया। बट वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उनके खुद का एक फैक्ट्री थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी का काम चलता था जी। एंड वो चाइल्ड लेबर करवाते थे। वहाँ पे मेरे को रखा जाता था एंड बाकी बच्चों के साथ जो है मैं भी करता था काम। जी। उसमें मेरे साथ जो और भी मेरे एज के सारे बच्चे थे वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे। उनके भाई थे छोटे जी। जो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ भी करते थे उन बच्चों को ओके। अल्कोहल लेने के बाद, स्पेशली जब उनके भाई वहाँ पे नहीं होते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ था कि हम लोग काम कर रहे थे एंड मेरे से पता नहीं या तो क्या गलती हो गई थी जिसके लिए उन्होंने पहले लाउड स्पीकर बजाए जी। एंड मेरे को फिर जो है मेरे सारे कपड़े उतार के मेरे को बेल्ट से या जो भी उनके हाथ में आ रहा था, पहले तो उन्होंने बेल्ट से मेरे को बहुत मारा। उसके बाद मैं वहां से जो है मौका ढूंढ रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्योंकि ये ऐसा एक बार नहीं हुआ, ये मेरे साथ 3-4 बार हो चुका पहले। एक बार ऐसा हुआ था कि वहां पे पुलिस की रेड पड़ी थी तो हम लोगों को बाथरूम में बंद कर दिया गया। उस फैक्ट्री में? हाँ जी। ओके। एंड सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा थी और दूसरा वहाँ पे ऑक्सीजन जो है बिल्कुल हो नहीं पा रहा था। बिकॉज इतने से गैप में आप अगर 10-15 बच्चों को रख देंगे जी। तो वो तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी तो मैंने 3-4 बार कोशिश किया वहाँ से भागने की। जी। 2 बार कोशिश करते हुए पकड़ा गया तो और ज़्यादा मारा मेरे को। एक दिन क्या हुआ, मैंने बहुत सारे कपड़े पहन लिए एंड मैं छत पे गया क्योंकि वहाँ पे जो छतें थी वो काफ़ी पास पास थी, मतलब जो मकान के हाँ आसपास। जी। एग्जैक्ट जुड़े हुए नहीं थे बट थोड़ा क्लोज क्लोज था, गली जी। के बीच में गैप था। तो मैं उन छतों को पार करके मैं करीब 10 से 15 घर में जंप करके जो है भागा मैं, जी। जिससे मेरे को यहाँ पे भी चोट आई, नीज पे भी चोट आई, बट जी। मैं सक्सेसफुली भाग गया वहाँ से। बहुत जोर से भूख लग रही थी, खाने के लिए पैसे नहीं है और ना खाना है, कहाँ जाना है क्या करना है कुछ नहीं पता। सामने जो है एक छोले कुलचे की रेडी लगी हुई थी तो मैं गया उनसे और मैंने कहा कि मुझे भूख लग रही है तो आप, मेरे पास पैसे तो नहीं है पर आप मुझे अगर कुछ खिला दे तो। फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा ऐसा जो है मैं भाग कर आया हूँ एंड मेरे को जो है मारते थे। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम पे एक प्लेट खिला तो दिया बट फिर उन्होंने ये भी बोला कि थोड़ा सा दूर जाओगे ना तो मेरे भाई का शॉप है, जूस शॉप, जी। तो उनको तुम बताना मेरा नाम एंड वो जो है वो तुमको जॉब पे रख लेंगे, ओके। काम पे रख लेंगे। पूरे दिन मेरा ये काम होता था कि जो भी कस्टमर आए उनको ग्लास में जूस डाल के देना है, ग्लास धोने हैं, वापस ले जाके उनको अच्छे से रखना है। पूरे दिन जो है मेरे को दिन में शॉप में काम करना होता था। रात में जो मेरी डाइट थी, मतलब अगर मेरे को 3 रोटी खानी है तो मुझे वो 1 रोटी से ज़्यादा देती नहीं थी। तो इन चीज़ों से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा उस परेशान। टाइम आपको कुछ पैसे मिलते थे या केवल पैसा, खाने के नाम पे पैसे काम के कर लिए रहे थे? पैसे के लिए बोला गया था बट मेरे को पैसे दिए नहीं कभी। अच्छा। मैं बस वो एवरीडे जो मेरे को रात में 1 रोटी मिलती थी उसके भरोसे ही मैं वहाँ पे काम कर रहा था। रात में? पूरे दिन में और कुछ खाने को नहीं नहीं मिलता नहीं। था? और ये सब 10 साल की उम्र में? हाँ वही उसी एज में था। देन वहाँ से मैं जब मेरी जान पहचान हो गई थी तो उनका नाम था संजय एंड उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा जो है एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ पे तुझे कुछ नहीं करना है, जो तू यहाँ पे ग्लास धो रहा है वहाँ पे देखो जो है कस्टमर्स को जाके जो है खाना देना है। और फिर से बोला कि 300 रुपये महीना भी मिलेगा, तेरे को पैसा मिलेगा। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि 300 रुपये महीना भी होता है। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि महीने में सैलरी मिलती है या ऐसा कुछ होता है। ढाबा था ना वो एक पार्क के पास था जी। एंड उसके जस्ट अपोजिट में शमशान घाट था। तो रात में क्या होता था कि वहाँ पे जब लाश जल रही होती थी और स्पेशली जब वो ब्रेन ब्लास्ट करता है तो वो ऊपर तक आता था,
जिसको देख के मैं डर जाता था, क्योंकि ढाबा था तो वो लेट नाइट तक चलता था, करीब 2-2:30 बजे तक। एंड उस एज में मेरे को जो है आती थी नींद, बट मेरे को सोने नहीं दिया जाता था। अगर मैं जैसे भी अगर ऐसे झपकी मार लेता था ना, तो मेरे को उस चिमटे से मारते थे, गरम गरम गर्म चिमटे से, जिसकी वजह से मेरा पूरा यहाँ पे जो था ना वो पूरा जल गया था। अच्छा। सारी स्किन जल गई थी, यहाँ पे पूरे निशान पड़ गए थे। एंड हमको सोने के लिए जो है उसी टेम्पो में जगह मिलती थी जिसमें वो दिन में काम करते थे। तो क्योंकि मैं छोटा था, तो और ठंड का मौसम भी था, तो मैं वहीं उसमें ही जो है यूरिन कर देता था, मतलब नींद में ही। जी। बट उसके लिए भी जो है मेरे को बहुत मार मरती थी। उन्होंने भी जो है मेरे को पार्क के दोनों साइड की जो ग्रिल होती है, ग्रिल से मेरे को ऐसे मार बांध के उसके बाद मेरे को मारा जाता था। तो कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश नहीं की? शिकायत करने की कोशिश की, बट क्योंकि वो सीनियर थे, तो और जो उनकी जो टीम थी, मतलब 4-5 जने जो और वहाँ पे काम करते थे, वो सब उनके साथी थे, तो मेरे सब अगेंस्ट हो गए कि मैं जो हूँ उनको उल्टा सीधा बोलता हूँ, मैं उनको गाली गलौज करता हूँ, मैं ही जो उनको धमकी देता हूँ। तो वहां से छोड़ने का नहीं सोचा? मैंने बहुत बार सोचा, एक दिन ऐसे ही सामान लेने के लिए भेजा था। एंड जो मेरे साथ बंदे थे वो सामान जो है वो दुकानदार को बता रहे थे कि ये करो, इतना दे दो इतना दे दो। मैं जो है बस मौका देख रहा था कि मैं कैसे यहाँ से निकल जाऊँ। तो वो थोड़ा सा एंगेज हो गया उस शॉपकीपर के साथ, तो मैं जो है चुपचाप उनके पीछे से भाग गया। वहां पे मैं भाग के जो है मैं बैठ गया ट्रेन के डब्बे में। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो ट्रेन जा कहाँ रही है, किस आई मीन वो किन लोगों के लिए है, या उसमें कैसे पैसेंजर हैं। तो मैं जहाँ बैठा था वो थी मालगाड़ी। एंड उसमें जो है बट काफ़ी सारी लेडीज़ भी बैठी हुई थी। मेरे से उन्होंने पूछा मेरे बारे में, तो मैंने उनको बोला कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, और मैं जो है ऐसा ऐसा काम कर रहा था, मेरे को वो लोग मारते थे, इसलिए मैं भाग गया। तो उन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, दोनों अच्छे स्कूल में जाते हैं, मैं यहीं पे रहती हूँ थोड़ी दूर में, तो चलो तुम मेरा तीसरा बच्चा बन जाओगे। तो क्योंकि मेरे को पढ़ना था, कि मैं हमेशा से जो सपना देख रहा था कि मुझे एक बड़े स्कूल में जाना है, बड़े शहर में, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये मेरा वो पहला स्टेप है कि मेरे को स्कूल में दाखिला मिलेगा। तो मैं एग्री कर गया। वो मेरे को दाखिला कराने के बहाने ले तो गई, बट एक वो प्राइमरी स्कूल था छोटे बच्चों का, तो उनके जो ओनर थे उनसे उनकी जान पहचान थी, उन्होंने मेरे को उनके घर में काम पे लगा दिया। स्कूल में नहीं लेके नहीं, एक जगह और काम पे लगा दिया। एंड वहां पे भी जो है 300 रुपये महीना बोला था, 300 रुपये महीना बोला, रहना खाना वहीं पे सब कुछ। बट वो जो 300 रुपये जो मिलने होते थे, वो एवरी मंथ आती थी, लेके चली जाती थी। तो वो पैसा भी आपकी जेब में नहीं आता? नहीं आता था। बस काम कर रहे हैं, खाना हम्म। मिल रहा है, बस। हाँ, फिर उन्होंने ही जो है मेरे को काफ़ी टाइम बाद, मैं वहाँ पे करीब 3 साल काम किया था, 2-2.5 साल तो हो गया था ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे जब मैं काम किया, तो मैं उनके जो स्कूल में जाता था, तो मैं बच्चों को ना ऐसे देखते रहता था, टीचर पढ़ा रही होती थी ABCD पूरा अल्फ़ाबेटिक, तो मैं ऐसा सुन रहा होता था, रिपीट कर रहा था ABC। तो टीचर जो होती वो भी मेरे को देख रही होती थी कि मैं, वैसे तो मेरे को एज अ हेल्पर जो रखा हुआ था कि कोई आए उसको पानी पिलाना है, कोई बच्चा अगर सुसु पोटी कर दे उसको साफ करना है, या किसी ने अगर गंदगी मचा दी उसको साफ करना है, क्लासरूम को साफ रखना है। पर वो टीचर जो थी वो मेरे को कह रही थी कि अगर तुम्हें सीखना है ना, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना काम कर लो पहले, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है यहाँ पे खड़े हो जाना, गेट पे खड़े हो जाना, यानी कि अंदर आना है, गेट पे खड़े होके और सुन सुन के जो है जितना हो सकता है तुम सीख लेना। एक दिन ऐसा होता है कि क्लास टीचर आए नहीं थे, एंड मुझे जितना आता था मैं उन बच्चों को सिखाने लगा था। तो प्रिंसिपल ने देख लिया, जो कि उनकी वाइफ थी, एंड उन्होंने फिर मेरे को बोला कि अगर तुम्हें पढ़ना है सीखना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से बात करा, एंड
फिर उनके हस्बैंड ने जो है एक टीचर से बोला कि इसको जो है एक सरकारी स्कूल है आसपास में, तो वहाँ पे इसका एडमिशन करवाना है। पर क्योंकि मैं एक हेल्पर था, तो वो टीचर जो थी मतलब इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करती जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मुझे दूर से ही जो है पानी अगर दे रहा हूँ, रख दो। अगर मेरे को कोई काम बोला गया है या कुछ उठा के लाने के लिए या कहीं से कुछ लाने के लिए बोला है, दूर से ही रख दो, जाओ। तो उस टीचर ने जो है मेरा एडमिशन कराने से मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, इसको लेके तो कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। तो वो सर जो थे थोड़े से अच्छे थे, तो उन्होंने ही जो है मेरा एडमिशन दूसरे टीचर को बोल के एंड स्कूल में जो है मेरे को भेजना स्टार्ट करा। तो मैं मॉर्निंग में जो है स्कूल में काम करता था, जो इनका छोटा बच्चों का जो स्कूल था, एंड इवनिंग में जो है मैं सारा काम खत्म करके स्कूल जाता था। वहाँ पे मैंने जो है पढ़ाई करी थोड़ी सी। वो मेरे को जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग गया उस दिन के बाद से। मतलब कि जैसे कि एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, वो हो गया मेरा उनसे। एंड फिर मैं धीरे धीरे जो उनके घर भी जाने लगा, उनके बच्चों के साथ खेलने लगा। उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो उनकी जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो उनका टोटली डिफरेंट था। मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी कि मैं अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे भी प्राइवेट स्कूल में, काश मेरे को भी कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देता, मैं कुछ सीख लेता, कुछ बन जाऊंगा अगर पढ़ लिया तो उन्होंने ही जो है मेरे को एनजीओ के लिए जो है कोशिश किया। तो वो मेरे को लेके गए पहले हिमाचल में ही एक एनजीओ था, बट वहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी फुल था, तो वहाँ तो नहीं हो पाया मेरा। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे को CWC लेकर आए, तो वहाँ से जो है मेरे को जो है एक एनजीओ में भेजा गया जो कि पहाड़गंज में है। एंड वहाँ पे मैं कुछ महीने रहा। उनको पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक वो स्पार्क दिखता था कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने मेरे को जो है हालांकि 2 बच्चे थे, तो हम दोनों बच्चों को जो है उन्होंने दूसरे एनजीओ में ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा। तो वहाँ जो है उस एनजीओ में जब मैं पहुँचा, तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल थी मेरे लिए वो एक तरह से सपने से कम नहीं था। ये दिल्ली की आप बात कर जी, दिल्ली में एनजीओ जो है, तो वो मेरे लिए एक सपने से कम नहीं था। एंड वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जो है जाना कि टीवी को भी कोई चीज़ होती है, कंप्यूटर भी कोई चीज़ होती है, बुक्स कैसे दिखती हैं, बुक्स की पन्नों पे जो लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे टच करके देखता था। फिर तो उन्होंने जब मेरा एडमिशन कराया गया, थैंक यू, तब मैं पहुंचा ये CCI में। एंड वहाँ पे जो है मेरा एडमिशन, क्योंकि मेरे को कुछ भी आता नहीं था, मैंने सरकारी स्कूल में से जो है थोड़ा बहुत हिंदी सीखा था, मेरी मैथ्स बहुत कमज़ोर थी, एंड इंग्लिश मेरे को बिल्कुल भी नहीं आती थी, वही ABCD से D, उससे ज़्यादा मेरे को कुछ आता नहीं था। वहाँ पे फिर मैंने जो है सीखा कि डेस्क पे बैठना कैसे है, टीचर से बात कैसे करनी है, खड़े होके बोलना होता है, जोर से बोलना होता है, या अगर तुम कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। एक पूरी नई जिंदगी शुरू। ये सारी जो है मेरे लिए एक नई चीज़ थी, एक नई कहानी लिखी जा रही थी जगह की। तो जब आप CCI में पहुंच गए थे, वहाँ की लाइफ कैसी थी? क्या चैलेंजेस फेस किए? क्या अच्छा लगा वहाँ पर? कैसे लाइफ आपकी चेंज हुई वहाँ? मैं एक्चुअली फर्स्ट क्लास में था, एंड जो मेरे से सीनियर थे, जो स्पेशली ये जो हाई स्कूल में जो होते हैं, वो लोग जो है थोड़ा सा ऐसे होता है ना रोब जमाने वाला, तो वो उस टाइप से जो है मेरे साथ बिहेव कर रहे थे, मेरे साथ और मेरे एज के जो भी थे, जो मेरे साथ आए थे 2-3, तो उन लोगों के साथ भी उस टाइम पे मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता था वो था कि मैं शॉर्ट्स पहन के और उसके ऊपर जो है खुले शर्ट में रहता था मैं, टी शर्ट के ऊपर। जी। तो
जब मेंटोर घर में आती थी एंड वो मेरे को देती थी, तो बाकी बच्चों को कहती थी कि देखो कितना अच्छा बन के रहता है ये, है, तो तुम लोग भी रहा करो ना। मतलब मेरे से मुझे नहीं पता था कि मैं भी जो है एक इंस्पिरेशन टाइप से बन सकता हूँ। जी। तो बाकी बच्चों को बोला जाता था कि तुम जो है इसकी तरह ड्रेसअप रहा करो, अच्छे से रहा करो। तो ये चीज़ें जैसे मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। एंड वहाँ पे ये था कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए, इतनी सारी एक्टिविटीज़ थी। जब हम स्कूल से वापस आते थे, हमको प्रॉपर जो है टेबल पे खाना मिल जाता था। जो हमारे केयर टेकर होते थे, वो हमको खाना दे रहे हैं प्लेट में डाल के, हैं, टीचर्स आ रही हैं, हमको ट्यूशन पढ़ा रही हैं। ये चीज़ जो है मेरे को अभी भी जब याद आते हैं तो एक अलग ही मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। क्योंकि आपकी लाइफ जो एक समय पर एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गए थे और एक जगह जहां आपको टेबल पे खाना मिल रहा है, 360 डिग्री रिवॉल्व हो गई थी। जब आप स्कूलिंग कर रहे थे, एक तो आपका सपना पूरा हुआ कि आप प्राइवेट स्कूल में जाने लगे। तो जब आप स्कूल जाते थे तो स्कूलिंग के दौरान क्या चैलेंजेस आते थे? अब क्योंकि हम लोग एनजीओ से थे, तो कुछ टीचर्स होती हैं जिनको ना हम खटकते हैं, पता नहीं क्यों खटकते हैं, लेकिन हम उनकी नज़रों में खटकते हैं। एंड वो पूरी क्लास के सामने ना ऐसे बोलते हैं जो कि उस टाइम पे सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि बाकी बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है ना, वो हमको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये बात भी लगती है कि काश मेरे भी पेरेंट्स होते। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी, बाकी सारे जो है पेरेंट्स के साथ आते थे बच्चे, मैं जो है ऐसे ही जाता था मेंटोर के साथ। तो उस टाइम पे खैर मेरे से तो ज़्यादा बात नहीं होती थी, मैं मेंटोर से ज़्यादा बात नहीं करता था वैसे तो। बट मैं जब देखता था ना कि मेरे सामने जो है दूसरे बच्चे के जो है पेरेंट्स बैठे हुए, तो उनको देख के भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे कि काश मेरे भी होते हैं मम्मी पापा, मेरे भी रिपोर्ट कार्ड लेने आते, मेरे को भी जो है टीचर से बात करते, मेरे लिए क्या प्रोग्रेस है मेरी। तो इन चीज़ों को सोचता हूँ आज, तो मुझे लगता है कि क्या ही ज़िंदगी थी वो। ठीक है, जो हो गया। एंड उसके बाद जो मैं आज हूँ, वो तो टोटली डिफरेंट है ना। सीसीआई में जब आपने एंट्री ली, उसके बाद आप कई साल तक रहे, शायद 7-8 साल तक आप सीसीआई में रहे। उस दौरान की कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी भूल नहीं पाते या फिर भूलना चाहते ही नहीं है, ऐसी कोई मेमोरी? सीसीआई की तो मैं खैर सारी बातें ऐसी है जो कि मैं कभी भूल सकता ही नहीं, कभी मैं भूल नहीं सकता। मैं वहाँ पे जैसे रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं किसी एनजीओ में रह रहा हूँ या मेरे पेरेंट्स नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे अपने पेरेंट्स की काफ़ी याद आती थी। बट धीरे धीरे जो है मैंने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। एंड उसके बाद से जो है मैं एक तरह से ये हो गया कि पत्थर का दिल हो गया मेरा। अगर आप देखें तो आपके पास जो है ना एक मम्मी पापा होंगे, मेरे पास करीब 50 मम्मी पापा हैं। जी। एंड मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं जितना लकी हूँ, उतना वो बच्चे लकी नहीं होते जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेंटिंग कब से शुरू हुई? पेंटिंग कहाँ से इंस्पायर हुए कि आपको पेंटिंग में हाथ आजमाना चाहिए, या पेंटिंग का क्या रोल था आपकी लाइफ में? सीसीआई में जब मैं था तो मैं देखता था काफ़ी बच्चे जो है ट्यूशन के बाद अपना फ्री टाइम में जो है या तो वो स्कूल का होमवर्क कर रहा था जिसमें वो पेंटिंग का पार्ट था, जो आई मीन जो बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि मेरे मैं जिस स्कूल में था वहाँ पे पेंटिंग नहीं था। तो मुझे वो चीज़ें जो है बड़ी अच्छी लगती थी, कितने सारे कलर्स के साथ वो खेलते हैं। बट ये था कि पेंटिंग्स में मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट तो रहा, बट सीखने का सही मौका जो है वो मेरे को काफ़ी टाइम बाद मिला। अच्छा। एंड एक टाइम ऐसा था कि जब क्लास में ऐसी जो ड्राइंग कंपटीशन होते हैं ना, तो सबसे बोला गया था कि जो है आपको जो है घर से बना के लाना है। एंड मैंने क्या करा है, जो हमारे एक बड़े भैया थे वहाँ पे होम में, तो उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, मैं उनसे बनवा के ले गया। अच्छा। एंड बाय लक मैं जो है स्कूल में थर्ड आ गया। तो मेरी क्लास टीचर जो है उनको लगा कि अरे वाह इसकी तो पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो क्रिसमस का टाइम था, उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको जो है सॉफ्ट बोर्ड के लिए, जो क्लासरूम के बाहर जो बोर्ड होता है, तो उसके लिए जो है तुमको एक सेंटा क्लॉज बनाना है। ओके।
बट मुझे तो नहीं आता था। एंड मैं ऐसे पेंसिल कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। तो जैसे तैसे जो है मैंने पूरा दिन लगा दिया, एक फेस बनाया संटा का। उस दिन मैंने डिसाइड करा कि मुझे पेंटिंग सीखनी है। फिर मैं जब घर में आया तो मैंने जो है अपने मेंटोर से बात कही, हमारे जो दीदी, जिनको हम दीदी बोलते थे, तो उन लोगों को मैंने बोला कि मुझे पेंटिंग सीखनी है। एंड मुझे भी जो है अच्छा लगता है जब यहाँ पे बच्चों को मैं देखता हूँ पेंटिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब लाइटली ले लिया उन्होंने and बोला कि चलो ठीक है, करते हैं, कुछ करते हैं। बट उस टाइम पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये था कि मेरे को तो सीखना है। तो मैं क्या करता था कि जो बच्चे मैं देखता था ना कि बना रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, बुक्स थी उनके पास जिसमें पेंटिंग सिखाई जाती है और उसके बारे में लिखा होता है, तो मैं कोशिश करता था कि उसके आसपास ही बैठूं दो बच्चों के, ताकि मैं भी थोड़ा सा ना सीख सकूं कि शेप्स वगैरह कैसे बनाते हैं, प्रोपोर्शंस कैसे बनाते हैं, या क्या चीज़ें हैं जो कि इतना सुंदर लगता है बनने के बाद। तो इस तरह से था कि मैं कैसे पेंटिंग्स में मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लेकिन फिर वो समय कब आया जब आपने काले रंग से दोस्ती कर ली और आपकी पेंटिंग्स में सिर्फ ब्लैक कलर यूज होने लगा, वाइट कैनवास पर ब्लैक कलर और कोई रंग नहीं, ऐसा क्यों? एक्चुअली ये था कि जो मेरा पास्ट था वो मेरे से छूट नहीं रहा था। मतलब कुछ यादें जो मैं मिटाना चाहता था पर वो मिटने को राजी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लैक कलर ही करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं मल्टीपल कलर्स को यूज करूं। बट पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ब्लैक कलर का ही इतना ज़्यादा फॉन हो गया कि मैं दूसरे कलर्स को हाथ ही नहीं लगाता था। हमारे सोशल वर्कर आते थे, वो काउंसलिंग करते थे, मेंटोर आती थी, वो काउंसलिंग करती थी। देन इवन जो हमारी ट्यूशन टीचर्स होती थी वो भी आके मेरी काउंसलिंग करती थी। ओके। एंड उन्होंने तो बल्कि टास्क बना लिया था कि मेरे को जो है हर रोज एक कलर इंट्रोड्यूस करना है, ब्लैक को छोड़ के। तो इस तरह से जो है मैं बाकी कलर्स के साथ जो है मैंने दोस्ती करना सीखा। एंड जब मैं कलर्स दूसरे कलर्स को यूज कर रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर कि जैसे मेरा जो पास्ट है ना, मैं उसमें रंग भर रहा हूँ। अपनी जो मेरी काली स्याही है उसको मिटाने के लिए मैं दूसरे रंगों से खेल रहा हूँ। अपने प्रेजेंट को आप एनरिच कर रहे हैं कलर्स से। तो जब आपने पहली पेंटिंग बनाई जिसमें आपने मल्टीपल कलर्स यूज किए, क्या एक्सपीरियंस था, कैसी खुशी थी? हाँ, एक्चुअली उस टाइम पे जब मैंने पहली पेंटिंग जो कलरफुल बनाई थी उसमें मैंने एक बनाया था कि एक सीन है जिसमें शिव जी जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब उनके हैंड की जो रेज होती है ना वो ऐसे आ रही है एंड वो मेरे ऊपर पड़ रही है। मैं अपने आप को ऐसे दिखाया जैसे कि मैं जो कूड़े वाला एरिया होता है ना वहां पे जो है मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ या खाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। देन मैंने उन वहां से जो है ट्रांजिशन दिखाया दूसरे सीन में कि मैं एक ऐसे घर में भी आ गया हूँ जहाँ पे मुझे ये सारी चीजें मिल रही है, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, जहाँ मैं अच्छे से सो रहा हूँ, जहाँ मेरे को अच्छा खाना मिल रहा है, जहाँ मैं अच्छे से परिवार के साथ रह रहा हूँ। क्या पेंटिंग के अलावा भी कोई ऐसी हॉबी थी जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा हो? हाँ, मेरे को लिखने का बहुत शौक था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, मैं इवन अभी भी लिखता हूँ। तो लिखने की ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई? पेंटिंग्स के थ्रू मैं अपने सारे इमोशंस दिखाने की कोशिश करता था। बट कई बार ऐसा भी होता था कि मैं कुछ चीज़ें जो कि लिखने से ही पता चल सकता है। एंड तभी जो है मैंने डिसाइड करा कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो शायद मेरी स्टोरी बहुत अच्छी बन सकती है। अभी जो है मैं शायरीज भी लिखता हूँ। मैंने अपने सोशल मीडिया पे पेजेस भी बना रखे हैं। देन मैं पोइट्री करता हूँ। एंड अभी मैं एक बुक पे भी काम कर रहा हूँ। क्या है उस बुक का प्लॉट, क्या है? क्योंकि जो आजकल के जो जनरेशन है जेनजी, वो लव एंड इमोशंस को लेके जो फील करती है एंड जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, मैंने उस चीज़ को जो है अपनी पोएट्री में डालने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि मैं एक अपनी पिक्चर बना रहा हूँ, मैं उसमें अपने गाने लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके। एंड रिसेंटली जो है मेरे 3 गाने सक्सेसफुली
अभी क्योंकि एआई का टाइम चल रहा है, जी। तो मैंने 3 गाने खुद लिखे एंड एआई को यूज करके मैंने जो है सॉन्ग कंपोज करके उसको मैंने जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो है चूज किए, काफी सारे मैंने रिसर्च किया ओके। ढूंढने के बाद। तो अभी मेरे 3 गाने जो है वो स्पॉटिफाई पर लाइव है अच्छा। एंड मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया जिसके ऊपर मैंने अराउंड 7 सॉन्ग्स जो है डाल रखे हैं, मतलब उसमें जो लिरिक्स हैं वो आपकी हैं वो मेरे हैं। और जो आवाज है वो एआई की है। जी। आज के टाइम पे आपके लिए आर्ट क्या है? एक हीलिंग है, एक पैशन है, या फिर आइडेंटिटी? क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ जो है वर्कशॉप किया है एंड काफ़ी सारे मीडियम्स जो है वो मैंने सीखे। तो आर्ट जो है वो हमेशा से मेरे अंदर था, क्योंकि जब मैं बचपन में एम्ब्रॉयडरी कर रहा था वो भी एक तरह से आर्ट है। उसके बाद अभी जब मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ, मेरे को पिछले 8 साल से जो है मैं ग्राफिक्स कर रहा हूँ, ओके। तो ग्राफिक्स जो है वो भी तो एक डिजिटल आर्ट है। जी। तो आर्ट जो है मेरे से कभी छूट नहीं सकता। तो ये मेरी हॉबी भी है और ये मेरा पैशन भी है, और साथ में आइडेंटिटी भी। आइडेंटिटी भी है। जब आप 18 साल के हुए, 18 साल होने के बाद जब जो सीसीआई का बच्चा होता है वो एक अडल्ट हो जाता है और उसको सीसीआई छोड़ना पड़ता है और उसको एक टैग मिलता है केयर लीवर का। जी। तो जब आप केयर लीवर बने तब आपने सीसीआई की जितनी भी फैसिलिटीज़ थी उन सबको छोड़ना पड़ा। जब आप अपनी ज़िंदगी खुद लिखने चले थे तो आपको क्या चैलेंजेस आए और सोसाइटी ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? क्या फेस करना पड़ा आपको? जब मैं बाहर हुआ, क्योंकि बिकॉज मैं जब फर्स्ट क्लास में था तब मैं 10 इयर्स का था, जी। तो मेरे लिए जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि मैं 18 का होते होते जो है अपने स्कूलिंग ख़त्म कर लूँ, क्योंकि तब मैं फर्स्ट क्लास में था एंड मेरे को 12th क्लास तक जाना था। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए मैंने जो है डबल मेहनत करी, क्लासेस जंप करी, मैंने अपने मेंटोर का साथ लिया एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। मैंने 2 बार क्लास जंप करी थी। बट क्या हुआ कि जब मैं घर से बाहर आया, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं वापस से उस फुटपाथ पे चला गया हूँ जहाँ मैं पहले कभी था। ओके। एंड सडनली जो है मेरे से वो फैमिली, जो मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम जो था आपका। हाँ, वो सब मेरे से दूर हो गया। हम्म। मतलब मेरे लिए इतना चैलेंजिंग था कि मैं उस टाइम पे किसी से बात नहीं करता था, खाना रेयरली खाता था, मतलब 2-3 दिन में एक बार खा लिया, खाया नहीं खाया छोड़ दिया। कमजोरी हो रही थी बट यही था कि ठीक है, अब ऐसे ही रहना है। तो अपने आप को जो है उन चीज़ों को, उन जो चीज़ों की तरफ ले जा रहा था मैं, जो मुझे इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प कर सके। ओके। तो इस दौरान आपने क्या शुरू किया? फिर से आप काम में लग गए या फिर आपने कुछ अलग चीज़ें करना शुरू किया? नहीं, मैंने फिर जो है उस टाइम पे एक स्कीम आ रखी थी, स्किल इंडिया। ओके। तो उसके तहत जो है हमारा जो सीसीआई जो है उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, अलग वर्टिकल्स है बेसिकली, जी। जिसमें वो जो है ग्राफिक्स का भी सिखाते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आईटी से रिलेटेड जो है काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ऐसे ही अप्रोच किया अपने सोशल वर्कर को कि मुझे भी जो है कुछ स्किल डेवलपमेंट की तरफ जो है थोड़ा करवा दें। मैंने अपने मेंटोर से भी करवाया, पूछा, तो उन्होंने जो है मेरे को सजेस्ट करा कि क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट पेंटिंग में है एंड बाकी अभी जो आने वाला जो जनरेशन है या जो मार्केट है वो डिजिटली होने वाली है, तो तुम्हें ग्राफिक्स करना चाहिए। ओके। तभी जो है मैंने ग्राफिक्स का कोर्स ज्वाइन किया एंड वहाँ से जो है मैंने 6 महीने का कोर्स कंप्लीट किया अपना ग्राफिक्स का। जी। देन मैंने अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप करी, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी थी, काफ़ी बड़ी कंपनी है। ओके। एंड वहाँ रह के जो है मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए, काफ़ी कंपनीज के लिए जो है काम किया है। बेशक आज आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बहुत सारी मेमोरीज को आपने मोल्ड करके और नया शेप देना शुरू कर दिया है, लेकिन एक टाइम रहा होगा एज अ चाइल्ड जब आप इन्हीं सब मेमोरीज से हॉन्ट होते होंगे, डर लगता होगा,
तो मेंटल हेल्थ पे तो बेशक असर पड़ता होगा, उस समय कैसे डील करते थे? जब मैं गांव में था बचपन में, तो 2 पीस एग के लिए जो है ना सेक्सुअली अब्यूज हुआ था मेरा। सिर्फ 2 पीस? 2 पीस एग के लिए। वो कोई बेकरी थी जिसका बेकरी वाले का लड़का था जो कि ऐसा कर रहा था मेरे साथ। हम्म। बट वो चीज़ खैर बचपन की है, बट आज भी जब मैं उस चीज़ को सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि काश उस वक्त कोई होता मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला, या ऐसा कोई होता जिससे मैं ये चीज़ें डिस्कस कर सकता, जिसको मैं बता सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उन चीज़ों को सोचता हूँ, फिर जो इतनी सारी चीज़ें हुई है मेरी लाइफ में, उन चीज़ों को सोचता हूँ तो मैं एक पल के लिए ऐसा लगता है मुझे कि जैसे मेरा वजूद है ही नहीं। पर फिर वो चीज़ें भी याद आती हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया है, मैंने कैसे लाइफ अपनी क्रिएट की है, मुझे क्या बनाया गया है, मेरे सीसीआई ने मुझे क्या बनाया, क्या दिया है, क्या वैल्यू सिखाई है। तो इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि नहीं, ठीक है, जो हो गया, पर जो अभी हो रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो उन चीज़ों को भुलाना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर मैं इन चीज़ों को अडेप्ट कर लूँ तो। जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आपके पेंटिंग में, आपकी राइटिंग में, आपने जितना कुछ भी फील किया, फेस किया, वो सब आपने कागज़ कलम पर और कैनवास पर उतार दिया। जी। इस दौरान आपको मेंटली भी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। आज के जो बच्चे हैं, जो सीसीआई में हैं, जो केयर लीवर्स हैं, जो अभी अभी सीसीआई से बाहर निकले हैं, इन लोगों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो आपने मेंटल ट्रॉमा झेला और उसको किस तरीके से आपने कोप अप किया, ये लोग क्या करें, ये लोग जल्दी उस चीज़ से रिट्रीव कर पाएँ? मुझे लगता है कि जो बच्चे अभी हैं वहाँ पे, तो उनको ना अपने मेंटोर को या जो वहाँ पे स्टाफ है उनको अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। मतलब वो अगर वहाँ पर है या कुछ बोल रहे हैं ना, तो वो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। उनकी बात सुनो, तुम्हारे मन में अगर कुछ है तो उस चीज़ को जो है वो बाहर निकालो, उनसे डिस्कस करो, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। क्योंकि अगर तुम मन के अंदर ही रखोगे ना, तो वो तुमको अंदर ही अंदर जो है घुटन सी होने लगेगी। इसीलिए अपने दोस्तों से या जो मेंटोर है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मेंटोर। अपने मेंटोर से सारी चीज़ें डिस्कस कर लो। जी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप मेंटोर से नहीं कर सकते, तो इतने सारे बच्चे रहते हैं, अपने सीनियर से कर लो या ऐसे दोस्त बनाओ वहीं पे, जिनसे आप ये सारी बातें कर सकते हो। आज के समय में आपको क्या लगता है, आप जिस सक्सेस के मुकाम पे पहुंचे हैं, सीसीआई का कितना बड़ा रोल रहा उसमें? सीसीआई मेरे लिए मतलब एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मैं एक वो वक्त था जब मेरे पास खाने के लिए एक रोटी नहीं थी, ठीक है, पहनने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं थी, मैं नंगे पैर जो है मिट्टी में इधर उधर घूम रहा होता था। पर आज मेरे पास जो है करीब 5 लाख का अपना सिस्टम है मेरे पास घर में। तो कुछ भी नहीं से इतना जो मैंने किया है, एंड जो मैंने पैसे कमाए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस लिए हैं, जो मैंने वैल्यूज सीखी है अपने मेंटोर से। हम मेंटोर्स को जो है या तो दीदी भैया या कुछ होम्स ऐसे भी हैं जो कि मम्मी पापा भी बोलते हैं, बट हमें आदत पड़ी हुई है दीदी बोलने की, तो हम दीदी से बोलते हैं। तो दीदी की कई बातें हैं जो कि हमेशा याद आती है, एंड लगता है कि अगर हमने उनकी वो बात भी मान ली होती जो हमने नहीं मानी, तो शायद आज लाइफ और भी बेटर होती। कभी ऐसा लगता है कि काश मेरे मम्मी पापा होते जिनके साथ मैं फैमिली में रहता, तो आज मेरी ज़िंदगी जो है वो पूरी अलग होती? अब मैंने अपने दिल को एकदम से पत्थर बना लिया है। मुझे मेरे मम्मी पापा की याद अब नहीं आती जितना मुझे पहले आती थी। हाँ, अगर कोई मेरे को पिंच कर दे तो उस वक्त मैं ये बोल देता हूँ कि नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही होती, काश काश वो होते मेरे साथ, काश वो मेरे लिए कुछ किए होते, या मैं उनके साथ रहा होता तो आज मैं उनके लिए कुछ कर रहा होता।
तो इन चीज़ों को सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ नहीं ठीक है, जो है, अब सोचने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, वो कौन से वापस आ जाएँगे। आगे की जर्नी क्या है? जैसे आपने बीच में पेंटिंग करी, आपने राइटिंग में हाथ आजमाया, जिसमें आपने पोएट्री भी करी, स्टोरीज़ भी लिखी और अब आप एक बुक भी लॉन्च करने वाले हैं। इसके बाद क्या? जो सीसीएन में मैं रहा हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे बस ये इस चीज़ का दुःख होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि पहले मैं एटलीस्ट इतना बजट अपना बना लूँ कि मैं उनके लिए जो है कुछ कर सकूँ। तो मैं बचपन में सपना देखता था कि मुझे, क्योंकि आर्ट में इंटरेस्ट है, तो मुझे अपने जैसे बच्चों के लिए उसी सीसीआई के नाम से एक आर्ट गैलरी खोलनी है, ओके। जहाँ मैं उन बच्चों की पेंटिंग्स लगा सकूँ जो मेरे से इंस्पायर हुए हैं, जिनकी वजह से मैं पेंटिंग करता था, जिन्होंने अपना छोड़ दिया था। मैं उन लोगों को मोटिवेट कर सकूं कि वापस आओ, अपने पेंटिंग स्टार्ट करो। एंड हम ये जो है एक कलेक्टिव ग्रुप बना के हम उसी संस्था के नाम से एक आर्ट गैलरी भी चला सकते हैं और अपने आप को आर्ट की फील्ड में आगे लेके जा सकते हैं। इस पूरे पॉडकास्ट को सुनकर एक चीज तो क्लियर है कि फैमिली जो एक इंस्टीट्यूशन है वो हम सब की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो लोग बचपन से ही अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं उन्हें जीवन भर न जाने कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप यहाँ क्या कर सकते हैं। आप उन बच्चों को सीसीआई न भेजकर उनकी फैमिली बन सकते हैं, उन केयर लीवर्स के लिए मेंटोर बनकर उन्हें एजुकेशन और करियर के लिए गाइड कर सकते हैं। और इन सारे केयर लीवर्स की अगर आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो क्लैन यानी कि केयर लीवर्स एडवोकेसी नेटवर्क को रीच आउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए केयर लीवर की कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए पुष्कर डॉक्स के साथ।